छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार और बीजेपी की जीत के साथ ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चाओं और अटकलों का दौर शुरू हो गया है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह से लेकर अरुण साव, विष्णुदेव साय और ओपी चौधरी के नाम पर चर्चाओं का बाजार गर्म है। हालांकि अधिकतर चेहरे ये कहते नजर आ रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व का फैसला मान्य होगा। मुझे लगता है कि हम सब ने मेहनत की और हम सब उस काम में सफल हुए। प्रदेश का नेतृत्व, सरकार का नेतृत्व कौन करेंगे, ये पार्टी का विधायक दल और केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। मुख्यमंत्री का फेस तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है, वही इस बार भी करेंगे। वो पार्टी की परंपरा भी है और हमारी जहां तक बात है, पार्टी का जैसा आदेश हुआ है आज तक पालन करते हैं, आगे भी करेंगे। सीएम पद के प्रमुख दावेदारों में पहला नाम डॉक्टर रमन सिंह का है। रमन सिंह 15 सालों तक छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रहे। 23 के चुनाव में 40,000 से ज्यादा वोटों से जीते। अनुभव के आधार पर सबसे मजबूत दावेदार। अरुण साव सांसद रहते हुए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए। संगठन को मजबूत करने के लिए की कड़ी मेहनत। साहू समाज से आने के चलते मजबूत दावेदार। विष्णुदेव साय 4 बार के सांसद साय ने फिर दर्ज की बड़ी जीत। 2 बार प्रदेश अध्यक्ष और केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। आदिवासी नेता, कार्यकर्ताओं के बीच गहरी पैठ। ओपी चौधरी कलेक्टर रह चुके चौधरी, दिल्ली की पसंद, यूथ आइकन और युवाओं में अच्छी पकड़। अघरिया समाज के नेता, संगठन मैनेजमेंट का अनुभव। बीजेपी की इस बम्पर जीत के साथ ही कांग्रेस की हार के कारण की भी चर्चाएं हैं, जिसमें 5 साल में ही एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, वन मैन शो, घोटाले और भ्रष्टाचार, लचर कानून व्यवस्था, धर्मांतरण और आदिवासी फैक्टर को हार की वजह माना गया। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने भी माना कि उन्हें हार की उम्मीद नहीं थी। जो जनादेश मिला है उसका हम सम्मान करते हैं। निराशाजनक जरूर हैं ये नतीजे, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी हताश नहीं हुई। हार कर फिर खड़े होना, यही बहादुर योद्धाओं का काम होता है। हमारे वर्कर बहादुर योद्धा हैं। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत के साथ ही सीएम को लेकर उठापटक भी तेज हो गई है। केंद्रीय नेतृत्व जिस पर विश्वास जताएगा वही मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। ऐसे में पार्टी नेतृत्व का विश्वास किसके साथ है, ये देखना दिलचस्प होगा। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, आज का मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने 2003, 2008, 2013 के बाद सबसे बड़ी जीत दर्ज की है 2023 में। 2003, 8, 13 की जीत भी इतनी बड़ी नहीं थी, 50 के आसपास सीटें मिली थी। लेकिन 2023 में 54 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी सामने आई। शायद कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर समझ नहीं पाई, जो भी कारण रहा हो, लेकिन जिस प्रकार से बम्पर जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी उस पर यकीन नहीं था। पुराने चेहरों को जब दांव पर लगाया गया तो यही कहना था कार्यकर्ताओं का और आम जनता का कि ये फिर से 2018 के चेहरों को क्यों रिपीट किया गया। लेकिन वो चेहरे मैदान में आए, वो चेहरों ने चुनाव जीता, नए चेहरों ने भी चुनाव जीता। हालांकि दोनों ही पक्षों से एक सांसद चुनाव हारे। दीपक बैज चुनाव हारे, कांग्रेस की तरफ से सांसद हैं वो, और दूसरी तरफ विजय बघेल भी चुनाव हारे। अब सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यही है, जीत गए रेस, कौन होगा फेस। मतलब बेहद साफ है कि आखिर छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री अगला कौन होगा भारतीय जनता पार्टी से। चुनावी दौर में बहुत सारे लोग हैं। सीएम पद के लिए ओपी चौधरी का नाम चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह सबके फेवरेबल है, उनका नाम चल रहा है। विष्णुदेव साय हैं, उनका नाम चल रहा है। और जो संघर्ष की परिभाषा अगर हम कहें, जिन्होंने 1.5 साल लगातार संघर्ष किया प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, अरुण साव, वो भी इस फेरिस्त में पंक्ति में खड़े हुए हैं, पहले दूसरे नंबर पर। और एक दूसरा फैक्टर और सामने आ रहा है, महिला। जिस प्रकार से हमने देखा लाडली बहना मध्य प्रदेश में काम किया, और दूसरी तरफ हमने देखा कि
जिस प्रकार से बहनों के लिए छत्तीसगढ़ में भी 1,000 रुपये प्रति माह की घोषणा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की थी महतारी वंदन योजना के नाम से, उस योजना ने भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट किया। तो क्या छत्तीसगढ़ की अगली मुख्यमंत्री कोई महिला हो सकती है? इस पर भी चुनावी दौर है, इस पर भी लोगों की अपनी अपनी टिप्पणियां हैं, लेकिन ये भी एक फैक्टर जरूर नजर आ रहा है। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। अनिरुद्ध दुबे साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। धनंजय सिंह ठाकुर साहब हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, बहुत स्वागत करता हूं उनका। श्रीचंद सुंदरानी साहब हैं, पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, कद्दावर नेता है, बहुत स्वागत करता हूँ। सबसे पहले मैं सुंदरानी साहब के पास चलता हूँ। सुंदरानी साहब, बहुत अथक प्रयास, अथक मेहनत, वो सब चीजें ग्राउंड में आप लोग लेके गए, क्योंकि जिला अध्यक्ष थे आप, उसी समय से परिपाटी ये लिखी जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फील्ड पर नजर आ रही है। महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरवाया आप लोगों ने बहुतायत योजना में। कई लोग ये सोचते थे कि महतारी योजना का हम फॉर्म क्यों भरवाएं। खुद जो कैंडिडेट थे, जो लोग थे यहाँ पर मैदान में, उनका भी साफ तौर पर कहना था कि हम फॉर्म क्यों भरा रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन उस फॉर्म भराने ने काफी कुछ पासा पलटा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई। सवाल सबसे बड़ा यही सुंदरानी साहब, सीएम आखिर कौन? सुंदरानी साहब, देखिए, निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ की जनता को हम बहुत धन्यवाद देते हैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से, आदित्य जी, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को बड़े बहुमत से 5 साल के भीतर ही वापस लौटाया। निश्चित रूप से हम वापस आए हैं तो जनता का विकास करने आए, जनता की आकांक्षाओं पर खरा उतरने आए। हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जनता के बीच में हमारा संदेश गलत जाए, हमारी सरकार का संदेश गलत जाए। हम जनता के हितों में काम करेंगे। अब बात आदित्य जी आपकी कि सीएम का फेस कौन होगा। विधायक दल की बैठक होगी आदित्य जी, विधायक दल की बैठक में नाम तय होगा, केंद्र से पर्यवेक्षक आएंगे और कहीं ना कहीं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एवं गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और यहाँ के विधायकों की राय जानने के बाद जो भी उपयुक्त चेहरा होगा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में वो शपथ ग्रहण करेगा। और सुंदरानी साहब, वो 2018 का मैं सिनारियो आपको याद दिलाता हूँ, मुझे तो याद है, आपको भी याद होगा, भले आप एक्सेप्ट करें ना करें। विधायकों की पसंद कोई और था नेता प्रतिपक्ष के लिए, लेकिन कोई और बना, ऊपर से एक फोन आया और सब कुछ बदल गया। क्या मानते हैं विधायकों की पसंद या नापसंद का कोई मतलब अब रह गया? सुंदरानी साहब, आप तो खुद विधायक रहे और सच बोलते हैं, ऐसा मैं उम्मीद करूंगा कि सच बोलें आप। नहीं, निश्चित रूप से विधायकों की पसंद का भी ध्यान रखा जाता है, एक परंपरा भी रही है। और केंद्रीय नेतृत्व और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और प्रधानमंत्री जी की भी विचारधारा, क्योंकि ये मोदी जी की गारंटी का मामला है, मोदी जी की गारंटी जनता तक सफलतापूर्वक पहुँचे और उस गारंटी पे काम हो, तो निश्चित रूप से मोदी जी की गारंटी जब है तो मोदी जी का नाम भी होगा और मोदी जी के मन में भी कोई नाम होगा, अमित शाह जी के मन में भी कोई नाम होगा और विधायक दल के साथ वो विचार विमर्श करेंगे, उनके पर्यवेक्षक आएंगे, वो विधायकों की राय जानेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से कोई ना कोई अच्छा नाम निकल के आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे 5 साल के लिए सरकार नहीं बना रहे, हम 15 साल 20 साल के लिए सरकार बनाने की योजना से आए। इसलिए हम सभी की राय के आधार पे ही पार्टी के का जनाधार फिर से बढ़े, फिर से जनता के बीच में हम लोगों की मजबूती आए और छत्तीसगढ़ के संसाधनों का उपयोग करके आर्थिक रूप से यह प्रदेश मजबूत बने। जो आज मजबूर प्रदेश हुआ है, कर्जदार हो गया है, कर्जे से बाहर मैं लिख के रखूंगा सुंदरानी साहब कि इस बार आप लोग कितना कर्ज लेंगे, क्योंकि जो घोषणा पत्र और जो मोदी की गारंटी आप लेकर आए, जो घोषणा पत्र ये लेकर आ रहे थे, दोनों में ही वही हाल होना था, केवल कर्ज और केवल कर्ज। मैं आऊंगा आपके पास। धनंजय जी, अब तो खुले दिल से बता दीजिए क्या हार का कारण था। आपसे मैं ये तो नहीं पूछ सकता कि बीजेपी का सीएम फेस कौन होगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस की इतनी बड़ी हार, 75 प्लस का टारगेट, और ये माना जा रहा था कि 65-70 के बीच सीटें आ जाएंगी, सबको अलग अलग क्षेत्र दे दिए गए, सरगुजा तुम देखो, कोरबा का क्षेत्र आप देखो, रायपुर दुर्ग आप देखो, कहाँ कमी रह गई धनंजय जी? अब तो खुले दिल से एक्सेप्ट करिए कि दिक्कत कहाँ हुई। देखिए आदेश जी, निश्चित तौर पर हार की अगर हम बात करते हैं तो हार में समीक्षा का विषय है कि हमारे इतना अच्छा घोषणा पत्र था, हमारी सरकार ने इतने बेहतर काम किए थे और
उसके बाद कहाँ पे हमें ऐसे कौन सी दिक्कत आई जिसके चलते हम चुनाव हारे हैं। और इस हार में एक सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे कि वोट का परसेंटेज हमारा मात्र 0.73% ही डाउन होता है 2018 के मुकाबले, और भारतीय जनता पार्टी का 2018 के मुकाबले 13% उसमें ग्रोथ होता है। यहाँ पे आप देखते हैं तो मतदाताओं में महिला मतदाता लगभग 1 करोड़ से ऊपर है, पुरुष मतदाता भी 1 करोड़ से ऊपर है। और दोनों का अगर रेशो आप निकालते हैं तो ये समीक्षा का विषय है कि जो भारतीय जनता पार्टी ने जो महतारी वंदन योजना के नाम से जो फॉर्म फिलअप कराया, जिसकी कोई वैल्यूशन अभी भी नहीं है, मुझे लगता है थोड़ी सी महिलाएं उसकी ओर प्रभावित हो गई है, तो हो सकता है थोड़ा सा झुकाव ज्यादा महिलाओं का भाजपा आप की तो ओर। 1250 दे रहे थे, आपके ऊपर झुकाव ज्यादा होना चाहिए उस नाते धनंजय जी। सुनिए ना, मैं तो ही आ रहा हूँ जी। तो उसके बाद हमने 15,000 की घोषणा, चूंकि हमारे जो प्रोग्राम्स थे उसके सामने डिक्लेयर किया, तो हो सकता है हमारी बातें पूरी तरीके से हम पहुंचाने में कहीं असफल रहे होंगे, लेकिन हमें पूरा विश्वास है जिस प्रकार से चुनाव के परिणाम आए, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने, हमारे जो प्रत्याशियों ने कड़ी टक्कर और कड़ी मेहनत के साथ चुनाव लड़ने का काम किया, और मतदाता ने भी कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भरोसा किया है, कांग्रेस के सरकार के कामों पर भरोसा किया है। तभी आप देखेंगे जहां भी हमारे प्रत्याशी की हार हुई है, जैसे 94 वोट से टी.एस. सिंहदेव जी हार गए, एक प्रत्याशी हमारे 16 वोट से हार गए, एक प्रत्याशी हमारे 289 वोट से हार गए, ऐसे लगभग 30 सीट और भी है जहाँ पे हार का अंतर कहीं पे 1000 है, कहीं पे 1200, कहीं 1300, कहीं 1400 है। तो ये तो समझ में आता है कि बड़ी अच्छी फाइट हुई है, और भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का झुकाव थोड़ा सा ज्यादा हो गया, इसलिए वो सीट सरकार बनाने में कामयाब हो गए और हम सरकार से बाहर हो गए। अनिरुद्ध जी, 2018 का मैं जिक्र नहीं करूंगा, धनंजय जी कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं करूंगा क्योंकि 2018 की परिस्थितियां 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी की परिस्थितियां थी। उसके पहले 2003, 8, 13 का चुनाव तो महज 0.77% के डिफरेंस से हार या जीत का फैसला हुआ था। इस चुनाव में दिग्गज जीते हैं, समीकरण वही मैं समझना चाह रहा हूं अनिरुद्ध जी की दिग्गज भी जीते हैं, नए चेहरे भी जीते हैं, ऐसे नए चेहरे जिन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को पटकनी दी। ईश्वर साहू, कौन जानता था ईश्वर साहू को? आज ईश्वर साहू विधायक है। अनुज शर्मा, ठीक है उनका क्षेत्र अलग था, लेकिन अनुज शर्मा राजनीति में आएंगे और विधायक बन जाएंगे, कोई नहीं जानता। खुशवंत साहब, शिव डहरिया को हराने वाले वो सैनिक जो नौकरी छोड़कर आता है, राम कुमार टोप्पो, वो इतने कद्दावर नेता, 4 बार के विधायक अमरजीत भगत को हरा देता है। अब तो मंत्री पद की तो हम खैर बाद में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये जो दिग्गजों को हराकर जो लोग आए, नए चेहरे, इनका क्या भविष्य? और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आखिर सीएम पद का चेहरा कौन होगा? अनिल जी देखिए, जहां तक के है आपने जो बात की कांग्रेस की, भारतीय जनता पार्टी में भी जो सिटिंग जो है एमएलए, कुछ बड़े शहरों का मैं आपको नाम गिना देता हूँ, हारे। बिल्कुल। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, मुखर रहने वाले विधायक शिवरतन शर्मा, और बहुत अनुभवी और कुशलता से अपनी बात रखने वाले सौरभ सिंह, कृष्ण को मूर्ति बांधी ननकीराम कंवर जी। जब वहां पे 13 लोगों में अगर कहीं ये हारे तो बड़े चेहरे तो इधर भी हारे। चूंकि अभी क्या है कि कांग्रेस को लेकर बहुत चर्चाओं का दौर चल रहा है, तो कांग्रेस के बड़े चेहरे दिख जाते हैं। खैर, अब वो चेहरे की बात है आदित्य जी, तो वास्तव में एक तो यक्ष प्रश्न बन गया कि कौन चेहरा, क्योंकि अगर कहीं अनुभव के हिसाब से देखें तो 3 बार के मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी, और रही बात ये माना जाता है कि आदिवासी क्षेत्रों से सत्ता की चाबी निकलती है बस्तर और सरगुजा से, तो फिर वहां पे जो बड़े चेहरे हैं, राम विचार नेता विष्णुदेव साय, और आदिवासी क्षेत्र के साथ जो अगर कहीं महिला चेहरे की भी बात कर रहे हैं तो गोमती साहू और रेणुका सिंह। अब बात मैं करता हूं ओबीसी चेहरे की, और देखिए एक चीज गौर करिए कि जब भूपेश बघेल जी का जो राजनीतिक ग्राफ लगातार ऊपर जा रहा था और प्रदेश से लेकर वो राष्ट्रीय स्तर के नेता जब वो बन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसी समय सोचना शुरू कर दिया था उसने, जब भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री थे। यही कारण है कि आदिवासी चेहरा विष्णुदेव साय की जगह उन्होंने अरुण साहू जी को लाया, जो सांसद भी थे, और नेता प्रतिपक्ष में हालांकि वो भी ओबीसी थे, धर्मलाल कौशिक जी, लेकिन उनकी जगह किया तो रिप्लेस में भी आया तो ओबीसी चेहरा ही आया, नारायण चंदेल। बिल्कुल। और अरुण साहू जी की बात फिर एक ये है कि ओपी चौधरी जी एक बहुत बड़ा नाम रहा, और तरह तरह की उनको लेकर भी बातें होती है। अब यहाँ पे ये है कि इतने बड़े नाम हो गए हैं, मतलब है कि छांटना बड़ा मुश्किल वाली स्थिति है। डॉक्टर रमन सिंह, राम विचार नेता विष्णुदेव साय, गोमती साहब, रेणुका सिंह जी, अरुण साहू जी, लता उसेंडी का नाम भी भूल रहे हैं। लता उसेंडी जी की भी बात हो रही है। लेकिन जहां तक कि मैं अब आदित्य जी समझ रहा हूं, तो बात जो है छत्तीसगढ़ की राजनीति 2 तरफ बहुत ज्यादा घूमती है। पहले तो एक ही तरफ घूमती थी आदिवासी, अब 2 तरफ घूमती है ओबीसी। और दूसरी बात ये आप गौर करिए कि जो कांग्रेस ने जो है अपना घोषणा पत्र जो लाया यहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना कराएंगे, और ओबीसी की बात होती थी, और लोकसभा तक के यही चर्चा का दौर चलते रहेगा।
और जातिगत जनगणना में भी अगर कहीं बात घूम फिर के आती है तो वहां पे भी मुद्दा होता है ओबीसी। तो मुझे लगता है कि बात जो ओबीसी पे जाएगी। अब हम ओबीसी की बात करें तो वहां पे लगता है कि एक तरफ अरुण साव जी, दूसरी तरफ ओपी चौधरी जी, और अगर कहीं राजनीतिक अनुभव के हिसाब से तुलनात्मक रूप से देखें तो फिर अरुण साव जी जो एक सरल हैं, जो एक सौम्य है और सबको लेके चलने की बताते हैं, उनमें क्वालिटी उनमें है। और कुछ कुछ मुझे भी महसूस होता है और आप चूंकि मिलते रहते हैं तो आपको भी ये महसूस होता होगा। तो पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि बात जो है भारतीय जनता पार्टी की ओबीसी पर जाके हो सकता है रुक जाए, और अगर कहीं वहां पर रुकेगी तो सबसे ज्यादा विचार करने वाला विचारागत नाम रहेगा तो वो अरुण साव जी होंगे। बिल्कुल। सुंदरानी साहब, बहुत सारे समीकरण थे। एक तो समीकरण बहुत साफ था, अरुण साव का चेहरा लोग सीएम पद के लिए देख रहे थे, जो पिछली बार ताम्रध्वज साहू में देखे थे। तो साहू समाज ने एक तरफा वोटिंग की, इसमें कोई दो राय नहीं। आपने खुद भी देखा 35 में से लगभग 19 चेहरे ओबीसी के जीते। जहां सीट नहीं थी ओबीसी की, मतलब सामान्य थी, वहां भी आपने ओबीसी चेहरा दिया। मतलब साफ है, साहू समाज का पूरा वोट बैंक आपको मिला। अब ऐसे में अगर साहू समाज से कोई सीएम नहीं बनता सुंदरानी साहब, तो कम से कम 6 से 7 लोकसभा सीट 2024 में प्रभावित हो सकती है। ये मुझे पता है, तो निश्चित तौर पर आपके आला कमान को भी जरूर पता होगा। फिर भी ओपी चौधरी का नाम, विष्णुदेव साय का नाम, महिला नाम की भाई महतारी वंदन योजना को लाभ मिला और आने वाला 2024 में महिलाओं को टारगेट करना है। रेणुका सिंह, गुमती साय, लता उसेंडी, सबका नाम चल रहा है। लेकिन कहा जाता है सुंदरानी साहब, संघर्ष तो जो करता है, जैसे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने संघर्ष किया था, हमने सबने संघर्ष देखा है। 2018 में उनको सीएम पद मिला, वही संघर्ष तो अरुण साव जी ने भी किया। फिर अरुण साव के अलावा बाकी नाम पर चर्चा आखिर क्यों, सुंदरानी साहब? देखिए, चर्चा तो हम आपके न्यूज़ चैनलों में देखते हैं और न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं। मैं तो आज दिन भर पार्टी कार्यालय में था, किसी नाम की चर्चा मुझे सुनाई नहीं दी। ये सब चीज़ें विधायक दल की बैठक के पहले कोई चर्चा मीडिया तक ही रहेगी, वहाँ पार्टी के भीतर कोई चर्चा नहीं है, या वरिष्ठ नेताओं के मन में है, या विधायकों से। विधायक बेचारे बहुत सारे नेताओं को जानते भी नहीं, बहुत नए नए विधायक चुन के आए, वो प्रक्रिया को भी नहीं जानते। उनको बुलाया जाएगा, बैठा के चर्चा की जाएगी, विधायकों से राय ली जाएगी, प्रदेश के ऑब्जर्वर आएंगे केंद्र से, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, आदरणीय अमित शाह जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से चर्चा करेंगे। जब तक ये सब चीज़ें नहीं हो जाती तो कौन सा नाम चल रहा है बाहर, ये हम बाहर ही सुन पा रहे हैं। पार्टी के भीतर मैं सुबह से लेकर शाम को 6 बजे तक प्रदेश कार्यालय में था, मुझे किसी नाम की चर्चा वहाँ सुनाई नहीं दी। धनंजय जी, आज आपके कांग्रेस के कई नेताओं से चर्चा, उनका साफ तौर सिर फुट अव्वल की स्थिति है, कौन बनेगा सीएम, आपस में रेस लगी हुई है। कांग्रेस अगर सोचती इस बारे में, हालांकि कांग्रेस का ये विषय नहीं है, फिर भी चूंकि अब आप भी छत्तीसगढ़ की जनता, तो आप भी हैं और मैं भी हूं, सोचने का हम सबको अधिकार है, क्योंकि जो भी बनेगा वो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री होगा, कोई पार्टी का मुख्यमंत्री नहीं होता मुख्यमंत्री बनने के बाद। कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है सीएम पद को लेकर? भारतीय जनता पार्टी में सिर फुटअव्वल तो है, चलिए कह दिया आपने, फिर भी जो सिनारियो आप देख रहे हैं, रमन सिंह, अरुण साव, विष्णुदेव साय, ओपी चौधरी, महिला मुख्यमंत्री कोई हो सकती है, धनंजय जी क्या सोचते हैं? देखिए, इसमें मैं 2-3 बातें आपसे कहूंगा। हालांकि मेरा विषय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक मामला है। क्योंकि अगर राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ प्रवक्ता हूं मैं, तो आप जब सवाल पूछे तो मुझे जो चीज़ समझ में आती है इसमें, आप देखेंगे 2018 में जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारती थी, तो धर्मलाल कौशिक जी जो है प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, और उनके हार की जिम्मेदारी देने के बाद उनको पद से हटा दिया गया। फिर विक्रम उसेंडी जी को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। विक्रम उसेंडी जी प्रदेश अध्यक्ष बने भारतीय जनता पार्टी के, तो दौरान नगर निगम के चुनाव है, नगर निकाय के चुनाव है, उसमें विक्रम उसेंडी जी जब भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से परास्त हो गई, तो विक्रम उसेंडी को जिम्मेदारी देते हुए हटा दिया गया। फिर बनाया गया विष्णुदेव साय जी को। तो कहीं भाजपा को ऐसा लगा कि विष्णुदेव साय जी भी संगठन को ठीक से चला नहीं पा रहे हैं, या उनमें भी कुछ गलतियां हैं या कुछ कमियां उसमें भी है, और उपचुनाव में उनकी भी हार हुई विधानसभा में, तो उनको भी हटा दिया। मतलब इनके 3 प्रदेश अध्यक्ष असफल हो गए। अब फिर अरुण साव जी को जिम्मेदारी दी गई है, तो हालांकि इसमें अरुण साव जी का कितना योगदान है मैं नहीं जानता, क्योंकि कांग्रेस के घोषणा पत्र, भाजपा घोषणा पत्र में थोड़ा सा झुकाव भाजपा को ज्यादा हुआ है, तो मेहनत की चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन ये तो है कि भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष है और वो आज जीत की और आगे बढ़े हुए हैं, तो मुझे लगता है कि स्वाभाविक दावेदार अरुण साव जी हो सकते हैं, क्योंकि साहू समाज से भी आते हैं। और मुझे तो आंतरिक जानकारी मिला कि साहू समाज ने के साथ पहले ये बात रखी गई थी कि उनको वोट मिलेगा तो सीएम का चेहरा शायद वो होंगे अरुण साव जी।
तो मुझे ज़्यादा प्रभावी चेहरा, ज़्यादा उसमें जो भाजपा में झुकाव होना चाहिए तरुण साहू जी को लगता है। और डॉक्टर रमन सिंह जी के चेहरे को भी लेकर कई बार भाजपा के नेताओं ने कई सारे बातें सार्वजनिक तौर पर कही है, जैसे डी पुरंदेश्वरी जी ने उनके चेहरे को चेहरा मानने से इनकार कर दिया था। कई बार सार्वजनिक नेतृत्व की बात की तो रमन सिंह जी को बोलना पड़ा था, उनका भी छोटा चेहरा है। तो अब भारतीय जनता पार्टी इसमें विचार करेंगे। और विष्णु साय जी भी आदिवासी वर्ग से आते हैं, उनका भी अपमान भाजपा ने किया था विश्व आदिवासी दिवस को उनको हटा के, तो हो सकता है उधर भी विचार करें। लेकिन ऐसा लगता है इन तीनों चेहरे में अरुण साहू जी का चेहरा ज्यादा भारतीय जनता पार्टी लेना चाहेगी, क्योंकि पूरे प्रदेश में और देश के बाहर जो जाति का जनगणना की बातें चल रही है, ओबीसी फैक्टर की बातें चल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि दिशा में ज्यादा भाजपा प्रयास करेगी। लेकिन ये भाजपा का आंतरिक मामला है। ठीक, अनुज जी, छत्तीसगढ़ियावाद, तमाम चीजें, अलग अलग तरह से सेलिब्रेशन, छत्तीसगढ़ियावाद के अलावा छत्तीसगढ़ के लोगों को एक नई सोच, ये काम नहीं आई चुनाव में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और भारतीय जनता पार्टी जो बड़ा आरोप लगाती थी, वन मैन शो, आपसी गुटबाजी, ये अलग अलग कारण बने। क्योंकि देखिए, आपने भी देखा है अनुज जी, कोई एक कारण नहीं होता जब आप हारते हैं और कोई एक कारण नहीं होता जब आप जीतते हैं। चीजें एक साथ होते जाती हैं, चीजें धीरे धीरे बनते जाती हैं और आपको पता ही नहीं चलता कि आपके खिलाफ कब अंडर करंट हो गया। ये बड़ी वजह थी ये सब चीजें अनुज जी, जो हार के इतना बड़ा सामना करना पड़ा कांग्रेस को। देखिए क्या है कि कांग्रेस क्या, आम लोगों के बीच में भी यही माना जाता था कि किसान जो है पूरी तरह जो है कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि वहाँ पे कर्ज माफी का वादा था। और सबसे बड़ी बात है कि अभी इस चुनाव में भी जो मंच से भूपेश बघेल जी ने फिर घोषणा की थी कि कर्ज माफ होगा। और दूसरी बात यह है कि चिट फंड कंपनियों का भी पैसा कांग्रेस ने वादा किया था तो उसको दिलवाया। बिजली बिल भी काफ़ी समय तक हाफ रहा होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो गिनाई जा सकती है कि छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति, परंपरा, इस पर लगातार बातचीत होती रही। सारी चीज़ें तो एक मतलब छत्तीसगढ़ियावाद जो है उफान पर दिखा है। आरक्षण भी हमने जी, हाँ जी, उसमें कहीं कोई नहीं हो। 76% आरक्षण की भी बात है कि चलिए वो भी एक बहुत बड़ी पहल थी। सारी चीज़ें थी, सब वो एक मतलब ऐसा लग रहा था कि चीज़ें जो है इनके पक्ष में है। लेकिन बाद में जो सीनेरियो जो बदला है, और ये जो पूरा जो बदलाव जहाँ तक कि मैं देख पा रहा हूँ, तो वो जो है 3 महीने तो बहुत ज़्यादा है। अभी जहाँ आपकी स्क्रीन में देखा मैंने, धर्मांतरण हावी रहा, ये रहा, तो जो हवा जो है बस्तर से बननी शुरू हुई थी। बस्तर से धर्मांतरण और अन्य मुद्दे थे। और पहले जो देखे होंगे आप, मतलब पुरंदेश्वरी जी जब प्रभारी थी उस समय से आप याद करिए, उसके बाद यहाँ तक के आइए अपना ओम माथुर जी तक, तो जब भी कोई इनका जो है नेता, जब भी इनका जो है प्रभारी आता था तो रायपुर से सीधा उसका दौरा बस्तर होता था। और उनका बहुत व्यापक ध्यान सरगुजा में भी रहा। तो आदिवासी वहाँ क्षेत्रों से शुरुआत हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन आज जो है सुंदरानी जी से जो आपने एक सवाल किया, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रदेश अध्यक्ष वाली बात है, तो फिर बाकी नामों पे चर्चा क्यों, तो इस पर मैं संक्षिप्त में कहना चाहूँगा आदित्य जी। वास्तव में देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी में जो महत्व मिलता था वो प्रदेश अध्यक्ष को मिला। डॉक्टर रमन सिंह जी प्रदेश अध्यक्ष थे, 2000 से 2003 मुख्यमंत्री बने। उसके बाद ये देखिए कि जब 2018 में जो है सत्ताच्युत हो गई, भाजपा सत्ता से हट गई, तो भी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक उस पद पे जो बैठ चुके थे पहले, फिर उनको नेता प्रतिपक्ष विधानसभा का बनाया गया। तो स्वाभाविक है कि अभी की भी हम स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि अरुण साहू जी जो है काफी बड़ा जो है नाम है। जी, सुंदरी साहब, रायपुर शहर की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, ये तो ऐसा लग रहा था कि हम लोगों ने जो ऑब्जर्वेशन किया था, ये तो हमारा ऑब्जर्वेशन था कि शहरी सीट कांग्रेस नहीं जीत रही, लेकिन रायपुर ग्रामीण ने चौंकाया सबको। बड़ा कारण कुछ मानते हैं सुंदरी साहब इसका? और सबसे बड़ी बात मुझे ऐसा लगता है वो टर्निंग पॉइंट था, शायद बाकी लोग सहमत होंगे, बैजनाथ पारा में जो ब्रिजमोहन जी के साथ हुआ, 4 घंटे आप लोग सिटी कोतवाली के सामने बैठे रहे, वो गजब का एक पोलराइजेशन मुझे अचानक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिखा था सुंदरनी साहब। नहीं, निश्चित रूप से ब्रिजमोहन जी के साथ जो बैजनाथ पारा की घटना हुई, वो घटना का असर रायपुर शहर ही नहीं बल्कि रायपुर के आसपास के विधानसभा सीटों पे भी हुआ जी। और निश्चित रूप से जिस प्रकार की घटना हुई थी, बड़ी शर्मनाक घटना थी। 7 बार के विधायक के साथ इस प्रकार का अगर कोई दुर्व्यवहार करे। ठीक, धनंजय जी, वो घटना तो मैंने देखी, वो घटना ऐसा कुछ नकल नहीं था हुआ, लेकिन उस घटना को भुनाया बहुत प्रॉपरली भारतीय जनता पार्टी ने। धनंजय जी, लास्ट सवाल आपका, नेता प्रतिपक्ष कौन होगा? देखिए, निश्चित तौर पर नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी कौन होगा ये तय करने का अधिकार हमारे ऑब्जर्वर आएंगे, उनके पास में होगा। विधायक दल की बैठक होगी, वहाँ डिसाइड होगा और नेता प्रतिपक्ष चुना जाएगा। जो नेता जी 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 कुछ बोल रहे थे, जल्दी नेता प्रतिपक्ष चयन वहीं पर होगा और निश्चित तौर पर हमारे जो नेता प्रतिपक्ष चयन की जो प्रक्रिया है उसका पालन करेंगे। कुछ बोल रहे थे जी, 10 सेकंड बस। जी बिल्कुल।
टी.एस. सिंहदेव जी, रविंद्र चौबे जी और अकबर साहब और दीपक बैज जी जैसे बड़े चेहरे जो एक नेता प्रतिपक्ष हो सकते थे वो सब हार चुके हैं। और दो ही बड़े चेहरे हैं, भूपेश बघेल जी और डॉक्टर चरणदास महंत जी। और मेरे ख्याल से जो है दिमाग अगर ये पार्टी लगाएगी तो इन्हीं दो पे लगाएगी। ठीक, तो देखिए रेस जीत गई भारतीय जनता पार्टी और सबसे बड़ी बात है फेस कौन होगा, इस पर सबकी निगाहें होंगी। फिलहाल जो 4-5 चेहरे नजर आ रहे हैं हमने आपके सामने रखे। निश्चित तौर पर नया चेहरा होगा तो शायद छत्तीसगढ़ के लिए बेहतर होगा, क्योंकि पुराने चेहरों को लोगों ने देखा है और नई ऊर्जा है, नए चेहरे भी चुन कर आए हैं। तो नए चेहरे होंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी और पूरे प्रदेश के लिए एक नई ऊर्जा के साथ जो भी शख्स होगा वो काम कर पाएगा। आप सभी हमारे जुड़े, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज का मुद्दा फिलहाल इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए बंसल न्यूज के साथ। नमस्कार।